का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर देहरादून से आ रही है। कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आ सकते हैं। 4 व 5 नवंबर को उत्तराखंड आने की संभावना जताई जा रही है और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट 6 नवंबर को बंद हो जाएंगे। देहरादून से खबर बता रहे हैं, कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 व 5 नवंबर को उत्तराखंड आने की संभावना जताई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि भैया दूज के दिन केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा होगा और केदारनाथ के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। देहरादून से खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय कार्यक्रम। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, आज सुबह 10 बजे पहुंचेंगे आईआरडीटी सर्वे चौक देहरादून और इसके साथ ही जन विकास समिति के पहल 2021 के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और 11 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे एसएस टावर आईआईपी मोहक्कमपुर देहरादून और द हंस फाउंडेशन के डायलिसिस केंद्र का लोकार्पण करेंगे। वहीं दोपहर की बात करें तो दोपहर 2:45 पर मुख्यमंत्री धामी अयोध्या पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। दिल्ली सेवा धाम अयोध्या द्वारा कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हनुमानगढ़ी में रामलला के दर्शन करेंगे। सेवा धाम अयोध्या द्वारा कार्यक्रम में शामिल होंगे। 17 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे अयोध्या से देहरादून होंगे और इसके साथ दोपहर 2:45 पर मुख्यमंत्री धामी अयोध्या पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली सेवा धाम अयोध्या द्वारा कार्यक्रम में होंगे शामिल सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय कार्यक्रम। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, हर बार की तरह मैं पहले सीएम के कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में जानना चाहूंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय कार्यक्रम जारी किया गया है और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री काफी व्यस्त रहने वाले हैं। अभी की बात करें तो फिलहाल मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ शासकीय कार्य को निपटा रहे हैं। कुछ एक मुलाकात के लिए लोग आ रखे हैं, तो वो सब कार्यक्रम को तो शासकीय कार्य उसको वो निपटा रहे हैं। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री का आईआरडीटी सभागार में पहुंचने का कार्यक्रम है, जो कि देहरादून के सर्वे चौक में स्थित है। यहाँ पर उत्तराखंड जन विकास समिति की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में पहल 2021 के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो इसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री के कर कमलों से होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री 10 बजे इस कार्यक्रम में वर्नर शिरकत करेंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री 11 बजे मोहक्कमपुर देहरादून में पहुंचेंगे, जहां पर की द हंस फाउंडेशन की ओर से डायलिसिस केंद्र का जो केंद्र है उसका उद्घाटन भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेगा। और इसके बाद करीबन दोपहर 2:45 पर मुख्यमंत्री अयोध्या के लिए रवाना होंगे। अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और इसके बाद फिर रात्रि प्रवास भी उनका जो अयोध्या में ही होने जा रहा है। और उसके बाद फिर अगली सुबह 17 तारीख को 11:30 बजे अयोध्या से देहरादून के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे और इसके बाद फिर वो तमाम शासकीय कार्यों को निपटाते हुए नजर आएंगे। अंकित, जिस तरह से आज पुष्कर सिंह धामी का अयोध्या दौरा है, हनुमानगढ़ी में रामलला के दर्शन भी करेंगे पुष्कर सिंह धामी, तो मैं इसका उद्देश्य भी जानना चाहूंगी कि सीएम, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, तो ऐसे में क्या मोटो है, क्या उद्देश्य रहा है? बिल्कुल, देखिए उद्देश्य साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अयोध्या का भवन निर्माण कर रही है और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां जा रहे हैं, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में जाएंगे और तो इस कार्यक्रम लगाया उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। और इसको साथ ही मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, उमंग है और उनके आगमन के साथ ही उनका स्वागत समारोह किया जाएगा। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री
तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ भावी रणनीति को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है और निश्चित रूप से उनका जो अयोध्या दौरा है 2022 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि इस 2 दिनों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किन किन लोगों से मुलाकात करते हैं और क्या कुछ रणनीति आगे को लेकर के तैयार करते हैं। अंकित, बात करते हैं जन विकास समिति के बारे में 2021, तो इसका उद्देश्य क्या और जन विकास समिति 2021 का मतलब क्या है? देखिए, समिति की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वन्ना IRDT के सर्वे चौक स्थित सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें 2021 को लेकर के उत्सव 2021 में मनाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कमलों से होने जा रहा है। अन्य जानकारी कार्यक्रम समापन के बाद खुद समिति के जो पदाधिकारी हैं वो देंगे, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में CM पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले प्रतिभाग करेंगे और सुबह 10 बजे उनका आगमन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। बिल्कुल अंकित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम खबर आपको लगातार देहरादून से बता रहे हैं। CM पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में बात कर रहे हैं। आज जन विकास समिति 2021 के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे CM पुष्कर सिंह धामी। 2021 नवंबर में 21 साल का हो जाएगा उत्तराखंड, ऐसा बताया जा रहा है। इसके साथ ही और आपको ये भी बता दें कि आज अयोध्या दौरा भी है। हनुमानगढ़ी के रामलला के दर्शन भी करेंगे CM पुष्कर सिंह धामी। खबर देहरादून से है, जहां हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित दशहरा मेले में प्रतिभाग करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमुना कॉलोनी गए। उन्होंने वहां स्थानीय लोगों और दुकानदारों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने भी सभी से बड़े अपनत्व के साथ बात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लक्ष्मण चौक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित रावण दहन और दशहरा मेले में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को विजयादशमी के बधाई देते हुए कहा कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है और उन्होंने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत को मान सम्मान बढ़ा है और शक्तिशाली गौरवशाली भारत के रूप में देश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आंगनवाड़ी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में संगठन की प्रदेश अध्यक्षा रेखा नेगी, महामंत्री सुमित थपलियाल और मीनाक्षी रावत ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हित में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी के बहनों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सीमित संसाधन होने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा सबके हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में थराली से लड़ चुके गुड्डू लाल और उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं इस पर कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, इसलिए पार्टी के कुनबा लगातार बढ़ रहा है। टीम को ब्लॉक करती रहना है, टीम को गांव-गांव में ना ये बैठिए। बात देखो क्या है कि ये ना
वैसे आम आदमी पार्टी इस तरीके से देखती नहीं है, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं एक लीडर की भी ज़रूरत होती है जो कि पार्टी के मेन मैसेज को जनता तक लेके जा पाए और जनता क्या सोचती है उसे पार्टी के मुद्दों पे लेकर के आ पाए। तो उसके लिए ना आम आदमी पार्टी भी जैसे डिस्कशन होते हैं तो सबके साथ टच में है। अभी हम कब किसको लेकर के आएंगे वो आने वाले समय में होगा। एक्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से संपर्क में है हमारे साथ में बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी। खबर पौड़ी से है, जहां अपने भ्रमण के दौरान सतपुली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद सतपुली स्थित एक निजी रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में अपने संबोधन में गणेश गोदियाल ने कहा कि जनता मन बना चुकी है और जनता पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने को तैयार है। उन्होंने बीजेपी को झूठी सरकार करार दिया और कहा कि बीजेपी सरकार 22,000 पद अगले 2 माह में भरने का दावा कर रही है, जो जनता को बरगलाने का कार्य कर रही है। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये प्रेम उनका मुझे कांग्रेस पार्टी की सरकार को स्थापित करने के लिए एक हौसला अफजाई का काम करता है। उनका ये जोश मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। उनका ये जोश मुझे इस बात को कहने के लिए बल देता है कि 2022 में हम भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करके एक ऐसी सरकार की स्थापना करने में सक्षम होंगे जो सरकार उत्तराखंड के तमाम हमारे बेरोजगार साथियों को रोजगार दे सकेगी, जो सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कुछ प्रयासरत नजर आएगी, जो सरकार हमारे तमाम जो लोग अब बड़ी उम्मीदों के साथ उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अपने सपनों को साकार हुआ देखना चाहते थे, जो सरकार उनके सपनों को साकार करने का काम करेगी। लालकुआं आगामी विधानसभा चुनाव सिर पर है और इस बार भाजपा ने चुनाव में मतदाताओं को रिझाने अलग तरीका खोज निकाला है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दीवार पर अपना चुनाव निशान कमल और स्लोगन लिखे जा रहे हैं। इसी के चलते आज केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट लालकुआं पहुंचे और उन्होंने दीवारों पर वॉल पेंटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का शंखनाद किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल भेंट करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत किया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जीत के टिप्स भी दिए। यह वनडीपी के मामलों में मैंने इसको लोकसभा में उठाया है। दोबारा उसमें जो कार्रवाई चल रही है मैं लगातार उसमें लिख रहा हूँ, परस्यू कर रहा हूँ। समय तो लगता ही है ऐसे मामलों में, क्योंकि ये नीतिगत विषय होने के कारण से इसमें पूरी नीति बनेगी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो लोगों के पास ज़मीन है वो ज़मीन उनको मिलेगी। उसका थोड़ी बहुत हमको चाहे उसके बदले कीमत अदा करनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, क्योंकि अब न तो हम अपने सारे लोगों को यहाँ से हटा सकते हैं। खबर देहरादून से है, जहां खानपुर के भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पहचान सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि गुर्जर बिरादरी से भी है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पंजाब के नवाज शहर के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले चैंपियन ने पत्रकारों से कहा कि गुर्जर समाज आदिकाल से हिंदू धर्म और संस्कृति के रक्षक की भूमिका में रहा है। वहीं एक सवाल के जवाब में विधायक चैंपियन ने कहा कि उनकी पहचान सिर्फ भाजपा से ही नहीं है। मुझे किसी में मतलब नहीं है, मैं खाली बीजेपी का मत समझिए मुझे। मैं एशियन हेवीवेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, आईएफएस क्वालिफाइड, वीर गुर्जर लंढौरा रियासत का राजा हूं। खाली बीजेपी से पहचान नहीं है मेरी, माफ करिएगा, गुर्जरों से पहचान है मेरी। ये थे खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां गधेरे में श्रद्धालु गिर गया जिसकी हड्डी टूट गई। बता दें कि रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं की पुलिस और एसडीआरएफ की टीम हर संभव मदद में जुटी हुई है। शुक्रवार को एक यात्री के केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार कर रुद्र पॉइंट भैरव गधेरा के पास नीचे गिरने पर एसडीआरएफ की टीम ने तत्परता से राहत बचाव कार्य किया, जिससे तीर्थयात्री की जान बच गई।
नैनीताल में विजयदशमी का त्यौहार कोरोना गाइडलाइनों का पालन करते हुए सादगी से मनाया गया और इसके साथ ही राम सेवक सभा प्रांगण में विजयदशमी के पर्व पर राम और रावण के युद्ध का मंचन हुआ। रावण के 15 फीट ऊंचे पुतले दहन किया गया और इसका राम सेवक सभा ने कोरोना गाइडलाइन के तहत शोभा यात्रा नहीं निकाली और पुतला दहन के दौरान दर्शकों के भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। राम सेवक कमेटी के महासचिव जगदीश बवाड़े ने बताया कि रावण दहन के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। दशहरा जिसका हम बचपन से सुनते आए हैं, आज वो जो है प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने यहाँ पर मनाया, यहाँ की जनता ने मनाया। और देखिए कितना उत्साह से लवरेज है, छोटे से छोटे यहाँ पर जो दर्शक हैं, बड़े से बड़े अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये बहुत ही एक सुखद अनुभूति है। और सबसे ज़्यादा हमें जो है इस बात का सुख है कि हमारे जो राम सेवक सभा के कलाकार थे, उन्होंने जो है इस रावण के पुतले को बनाया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लालकुआं से है, जहां स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज में इस साल भी दशहरा मेला का आयोजन किया गया। शुक्रवार की रात रावण पुतले का दहन किया गया। इस दौरान आए अनेक श्रद्धालुओं ने रावण के दहन के पश्चात श्री राम के जयकारों से मेला स्थल गूंज उठा और इसके साथ ही यहां अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित पार्क में आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला का आयोजन किया गया। इसी के चलते शुक्रवार को इंटर कॉलेज मैदान में दशहरा मेले का आयोजन किया गया। मेले में लगी खेल खिलौने के साथ ही दुकानों से दर्शकों ने जमकर खरीदारी की और मेले में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा। देवभूमि उत्तराखंड से भले ही मानसून की विदाई हो गई हो, लेकिन राज्य में अभी भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। दरअसल मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 17 और 18 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम सी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं भारी सी बहुत भारी बारिश हो सकती है और इसके साथ ही वहीं 17 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश गढ़वाल के क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि 18 अक्टूबर को कुमाऊं मंडल से अधिकांश क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है। समय करीब साफ ही चल रहा है। दिन में अच्छी धूप खिल रही है और सुबह शाम थोड़ा ठंडा भी हुआ है, लेकिन अगर तापमान देखें चाहे अधिकतम है या न्यूनतम है, दोनों ही जो है अभी
सामान्य से ऊपर चल रहे हैं और आगे जो आने वाले दिनों में उसमें मौसम में अब बदलाव होगा। 16 तारीख से कुछ क्लाउडिंग आनी शुरू हो जाएगी और 17 और 18 तारीख में जो है मौसम में काफ़ी बदलाव है, काफ़ी गतिविधियां मौसम की देखने को मिलेगी, जिसमें कि जो है अधिकांश जगहों में मैं बोलूँगा 17 और 18 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और साथ ही 17 में हैवी से वेरी हैवी रेन्स है वो भी कहीं कहीं पर प्रदेश में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में बेरोजगारी पर जारी सियासत के बीच धामी सरकार के लिए राहत की खबर है। दरअसल हाल ही में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के सर्वे में खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में पिछले 1 महीने में बेरोजगारी की दर में कमी आई है। बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड देश में 9वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे धामी सरकार के सकारात्मक फैसले का नतीजा बताया है, जबकि कांग्रेस ने इस सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी पर जारी सियासत के बीच CMIE की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी की दर में काफी कमी आने का दावा किया गया है। CMIE सर्वे के ऑनलाइन आंकड़ों के मुताबिक पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत 17 राज्यों में बेरोजगारी उत्तराखंड से अधिक है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड में 2 सालों में माहवार बेरोजगारी प्रतिशत दर पर। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक 2 वर्षों में माहवार बेरोजगारी प्रतिशत दर जनवरी 2020 5.5, 2021 4.5, फरवरी 2020 5.0, 2021 4.7, 2020 19.9, 2021 3.3, अप्रैल 2020 6.5, अप्रैल 2021 6.0, मई 2020 8.0, मई 2021 5.5, जून 2020 8.6 और जून 2021 4.8, जुलाई 12.4 और 2021 3.2, अगस्त 2020 14.3 और अगस्त 2021 6.2, सितंबर 22.3 और सितंबर 2021 4.1। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनावी साल के बीच बढ़ती बेरोजगारी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहा है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी अभियान चला रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकार बनने पर बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है। हमने देखा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हो, सरकारी नौकरियां हो, 24,000 से ज़्यादा वैकेंसीज खोली गई और स्वरोजगार के माध्यम से बैंकों के थ्रू लोगों को ऋण उपलब्ध कराना, होम स्टे को तेजी से बढ़ाना, तमाम दिक्कतें थी। अब धीरे धीरे वो दिक्कतें दूर होती हुई नजर आ रही हैं और सबसे बड़ी दिक्कत थी कोरोना काल आने के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम आई कि हम क्योंकि पर्यटन प्रदेश हैं, हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं, हमारी यात्रा बंद हो गई, 4 धाम यात्रा बंद थी, पर्यटन बंद था, तो हमारे लोग बेरोजगार हो गए थे। अब जैसे यात्रा खुली, पर्यटन खुला, तो रोजगार के लिए हमारे युवाओं के पास जो लोन सरकार ने दिए हैं, जो गाड़ियां प्रोवाइड कराई हैं, सबकी गाड़ियों को सवारियां मिलनी शुरू हो गई। ये बड़ा गंभीर विषय है और चिंतनीय विषय है। एक ही वही एजेंसी 2020 में सर्वे करती है, उसमें आंकड़े आते हैं 22% से अधिक उत्तराखंड में बेरोजगारी है, और ठीक 1 साल बाद उसी समय वही एजेंसी सर्वे करती है, वो 4% में यहाँ की बेरोजगारी लाती है, लेकिन ये नहीं बताती कि सरकार ने कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया, ये वो नहीं बताती है। हमको इसमें कुछ न कुछ घालमेल लगता है। ये सरकार की मिलीभगत से है और आंकड़ों का मकड़ जाल है। मतलब मेरी परिभाषा में 2 चीजें होती है, एक होती है टेक्निकल इंटेलिजेंस, एक होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस। टेक्निकल इंटेलिजेंस को तुम अगर लेकर के चले कोई कि ये सर्वे है, ये बेरोजगारी दर घट गई है, तो पता है असली तो सामने देखना चाहिए ना। यहाँ लोग हड़ताल में क्यों बैठे हैं, रोज क्यों पुलिस डिपार्टमेंट खाली एक ही काम करता रहता है, बैरिकेडिंग। वो वाला स्टेज आ गया है कि यूथ जिनको बोला जा रहा है कि बचे हुए 6 महीने में हम इनको एम्प्लॉयमेंट देंगे,
आज तक तो कोई एम्प्लॉयमेंट मिला नहीं, कहीं पे ट्राई हो रहा है तो वो फिर उसमें घोटाले निकल रहे हैं। तो ये बोलने वाली बात से ना मेरे ख्याल से आज जनता तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुल मिलाकर चुनावी साल में CMI की रिपोर्ट ने सरकार से लेकर संगठन तक को खुश होने का मौका दिया है। निश्चित ही बीजेपी इन आंकड़ों को लेकर जनता के बीच जाएगी। स्वरोजगार में भी युवाओं को जुड़ने के लिए नए नए अवसर प्रदान करने का प्रयास करेंगे। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।